चैप्टर 25, इसका नाम है भवन निर्माण। अब तुम्हारे काम का भूमिका देखो। बड़े मकान, भवन आदि में आग लगने के खतरे ज़्यादा होते हैं। जितने बड़े बड़े मकान होंगे, जितने बड़े बड़े भवन होंगे, 20 मंजिल 30 मंजिल होंगी, उनमें आग के खतरे भी ज़्यादा रहते हैं। फायरमैन को आग बुझाते समय, बचाव कार्य करते समय भवन निर्माण में अलग अलग हिस्सों से गुजरना पड़ता है। यानी कि फायरमैन को, यानी कि तुम फायर फाइटिंग कर रहे हो या बचाव कार्य करने के लिए गए हो, तो उस भवन निर्माण जो मकान जो बना रखा है उसके अलग अलग हिस्सों में से तुमने गुजरना पड़ेगा। ठीक है, जैसे छत पे भी जाओगे, दीवार भी देखोगे, बीम, लेंटर इत्यादि। ठीक है, इसलिए फायरमैन को जरूरी हो जाता है कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग की जो बनावट है, कंस्ट्रक्शन का मतलब बनावट की जरूरी आधारभूत जानकारी रखें। उस बिल्डिंग की जो है आधारभूत, उसका आधार कैसे रखते हैं बिल्डिंग का, उसकी जानकारी जरूर रखें। आग पानी का बिल्डिंग पर क्या प्रभाव पड़ता है, जैसे आग लग जाएगी कितनी हीट हो जाएगी, उस बिल्डिंग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और गर्म हीट हो रही है तो उस पर हम पानी मारेंगे तो उस पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हर एक फायरमैन को यह जानना अति आवश्यक है। पड़ने वाले प्रभाव की जानकारी भी रखें। कुछ जानकारी बिल्डिंग बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, कुछ जानकारियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जैसे तुम नई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो, कोई 20 मंजिल 30 मंजिल, वहाँ पर तुम सेफ्टी अफसर हो, ठीक है, वहाँ पर उसको जो करवाना है तो हम कैसे निभाती हैं। नंबर 1, फायर रेजिस्टेंस। फायर रेजिस्टेंस, इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ है कोई पदार्थ उस बिल्डिंग में जो हमने सामान लगाए हैं, इसका अर्थ है कोई पदार्थ आग का प्रतिरोध कितने समय तक कर पाता है। आग का प्रतिरोध समझ गए ना, कि उससे कितनी देर तक लड़ सकता है, उसमें आग ना लगे। वो बिल्डिंग जैसे यहाँ कमरे में आग लग गई और हमारे पास दरवाजे क्या हैं, फायर प्रूफ हैं, तो वो उसका आग का प्रतिरोध उससे कितनी देर लड़ता रहेगा, उसमें आग नहीं लगेगी, वो लड़ता रहेगा, आग से लड़ना शुरू कर देगा वो, उसको बोलते हैं प्रतिरोध। क्या क्या वस्तुएं प्रयोग की जाती हैं। एलिमेंट्स ऑफ बिल्डिंग स्ट्रक्चर। एलिमेंट्स ऑफ बिल्डिंग स्ट्रक्चर, जब बिल्डिंग का स्ट्रक्चर हम खड़ा करते हैं तो वहाँ पर क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। जैसे तुम घर बनाते हो, तुम्हारे घर बनाने में भी क्या क्या सामान लगता है वो पूछ रहे हैं ये। भवन निर्माण निम्न वस्तुएं प्रयोग में लाई जाती है। जब भवन का निर्माण करते हैं निम्नलिखित वस्तुएं प्रयोग में लाई जाती हैं। जैसे टिम्बर, टिम्बर का मतलब होता है लकड़ी, ब्रिक माने ईंट, कंक्रीट पत्थर, शीशा, धातु। ठीक है, धातु में क्या आ जाएंगे, स्टील और लोहा। अब अगला क्वेश्चन पूछता है कॉलम किसे कहते हैं। कॉलम खंबे को कहते हैं। यह एक तरह से बीयरिंग बाल का काम करता है। बीयरिंग मतलब लोड लेने का, क्षमता लेने का, लोड लेने का काम करता है। कॉलम या खंबे कास्ट आयरन, स्टील, पत्थर और रीइंफोर्स कंक्रीट से बनाए जाते हैं। रीइंफोर्स का मतलब होता है जैसे हम ये लेंटर डालते हैं, इसको बोलते हैं हम आरसीसी। क्या बोलते हैं, आरसीसी। रीइंफोर्स कंक्रीट और सीमेंट दोनों चीज़ों को मिलाते हैं तो उसको अगर रीइंफोर्स, डबल फोर्स होगी वो, उसको बोलते हैं हम आरसीसी। ठीक है, कंक्रीट या और सीमेंट। अब ये पूछता है बीम क्या होता है। बीम यह भी कॉलम की तरह है, छत को संभालती है। ये जो बीम है, ये जो बीम है, दिखाना एक बार बीम, ये बीम जो है छत को ही संभालती है। यह दोनों कॉलम के बीच खाली जगह पर बनाई जाती है। यह वजन को बराबर बराबर बांटे रखती है। बीम लकड़ी, रीइंफोर्स कंक्रीट और कास्ट आयरन के बने होते हैं। अगला क्वेश्चन पूछता है स्टेयरकेस किसे कहते हैं। भवन निर्माण करते हैं तो तुमने पता होना चाहिए, जहाँ भी फायर अफसर जाओगे, फायर सेफ्टी अफसर जाओगे या सेफ्टी सुपरवाइजर कहीं जो ड्यूटी ज्वाइनिंग करनी पड़ जाए शुरू में तुमने, तो वहाँ पर उसने पता होना चाहिए। तो स्टेयरकेस में उलझे रह जाओगे। फिर भवन की छत पर या ऊपरी मंजिल पर आने जाने के लिए बनाई गई सीढ़ियों को स्टेयरकेस कहते हैं। लकड़ी के जीने, लकड़ी के मिसले नहीं होने चाहिए, वहाँ पर लकड़ी के जो जीने हैं स्टेयरकेस वो आग में जल जाते हैं। लोहे के जो है जीने हैं वो गर्म हो जाते हैं, इसलिए कंक्रीट के जीने अच्छे माने जाते हैं। इसलिए हमेशा जब भी कंस्ट्रक्शन होगा तो कंक्रीट के जीनों का कंस्ट्रक्शन करवाना है, ना लोहे का करवाना है, ना जो है लकड़ी का बनवाना है। ठीक है भाई, समझ में आ गई। जहाँ आग लगने के खतरे हैं वहाँ पर। ठीक है, ओके। आगे क्वेश्चन उठता है, देखो रीइंफोर्स कंक्रीट किसे कहते हैं। रीइंफोर्स कंक्रीट किसे कहते हैं। जब कंक्रीट में लोहे मतलब सरिया लोहा, जब कंक्रीट में लोहा या सरिया या जाली, लोहे की जाली मिला दी जाती है, उसे रीइंफोर्स कंक्रीट कहते हैं।
छत के स्लैब, ये छत जो होती है हमारी, इसको स्लैब बोलते हैं देसी भाषा में, इसको हम गांव में लेंटर बोल देते हैं, स्लैब बोलते हैं इसको। छत के स्लैब इसी कंक्रीट से बनाए जाते हैं। अब ये आगे क्वेश्चन पूछ रहा है भवन में दीवार का क्या काम होता है। जो भवन है हमारा ये बना रखा है, ये दीवार का क्या काम होता है, ध्यान से सुनो। बाहरी मौसम से बचाव करती हैं। दीवार क्या काम करती हैं, बाहर का जो मौसम है उससे बचाव करती है। जैसे अब ठंडी हवा चल रही है ना, तो ये दीवार ही तो रोक रही है उसको। बाहरी मौसम से बचाव करती हैं, छत का भार सहन करती हैं, ऊपर जो छत है इसका भार भी सहन करती हैं। भवन में अलग अलग कमरों में विभाजित करती हैं, अलग अलग कमरे विभाजित मतलब डिवाइड कर देती है, 4 कमरे बन गए या 5 बन गए। आगे पूछता है दीवार कितने प्रकार की होती हैं। जो हमें दीवार बनाते हैं कितने प्रकार की होती हैं, ये दीवार 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 को बोलते हैं लोड बीरिंग वाल, लोड बीरिंग वाल यानी कि लोड सहने वाली, जो इसे ये दीवार है हमारी, ये क्या है लोड बीरिंग वाल, जो अपने भार के अलावा भवन की छत का भार भी सहन करती हैं। अपने भार के अलावा, इनका अपना भार तो है ही, छत का भार भी ये सहन करती हैं, इनको बोलते हैं लोड बीरिंग वाल, ठीक है। नंबर 2 कौन सी होती है, पार्टीशन वाल। कैसी, पार्टीशन वाल, जो किसी प्रकार का लोड नहीं सहन करती, कोई लोड सहन नहीं करती हैं, वो भवन को कई कमरों में विभाजित करती हैं। इन्हें नॉन लोड बीरिंग वाल भी कहते हैं, नॉन लोड बीरिंग वाल भी कहते हैं। जैसे केबिन है हमारी, देखिए ना, केबिन देखिए ना, जहाँ फीस जमा करके आते हो, जहाँ ITI की फीस जमा करते हो, वहाँ कैशियर के पास, वहाँ पर वो जो हमने पार्टीशन दे रखे हैं इनको बोलते हैं फाइबर वाली, जो फाइबर वाली दीवार है, जो केबिन बना रखी है, केबिन जिसमें बैठे हैं, जिसमें पवन सर बैठता है, मैडम बैठती हैं, जहाँ फीस दे के आते हो वहाँ पर उसको बोलते हैं पार्टीशन वाल। क्या बोलते हैं, पार्टीशन, पार्टीशन दिया हुआ है। पार्टीशन वाल जो किसी प्रकार का लोड नहीं सहन करती हैं, भवन को कई कमरों में विभाजित करती हैं, इन्हें नॉन लोड बीरिंग वाल भी कहते हैं। अभी देखो ध्यान से देखो, मकान जो होती है, बिल्डिंग होता है, लोड कितने प्रकार के होते हैं। जो लोड पड़ता है, वजन जो पड़ता है, वो कितने प्रकार के होते हैं, लोड यानी कि ये जो वजन पड़ता है मकान के ऊपर 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 डेड लोड, नंबर 2 लाइव लोड, नंबर 3 इम्पैक्ट लोड, नंबर 5 विंड लोड, नंबर 4 विंड लोड, नंबर 5 स्टैटिक और रिपीटेड लोड। अभी देखो ध्यान से सुनो, मैंने सब कहा है, थोड़ा थोड़ा बता दिया तुम्हारे को। नंबर 1 डेड लोड, क्या लिखा है, डेड लोड किसे कहते हैं, जो हर समय उपस्थित रहता है। इसमें मकान का वजन, इसको बोलते हैं हम डेड लोड, मकान का वजन, दूसरे सामान का वजन, जो मकान में तुमने सामान रखा है, जो तुमने सामान रखा है, जो मकान में स्थायी रूप से जुड़ा रहता है, इसको बोलते हैं हम डेड लोड। क्या बोलते हैं, डेड लोड, जो मकान के साथ स्थायी रूप से परमानेंट जुड़ा हुआ है, उसको बोलते हैं हम डेड लोड, ठीक है। समझ में आ गया, समझ में आया भाई। नंबर 2 लाइव लोड किसे कहते हैं, ध्यान से देखो, जो डेड लोड के अलावा हो, ये जो डेड लोड है ना, इसके अलावा हो। कैसे, देखो जैसे मकान के ऊपर वाटर टैंक, मकान के ऊपर क्या है, वाटर टैंक, सीमेंट की टंकी बनाते हैं ना, उसमें जो है सीमेंट की टंकी बनाती है, वो मकान से जुड़ गई, क्या हो गया, वो मकान से जुड़ गई। डेड लोड तथा उसमें पानी, लाइव लोड। अब उस टंकी में हमने पानी भर दिया, उसको बोलते हैं हम लाइव लोड। भाई भाषा समझ में आई। मकान के ऊपर जो टंकी है परमानेंट जुड़ा है, वो है डेड लोड, और उसमें पानी भर दिया उस टंकी में हमने, वो हो गया लाइव लोड। वो घटता बढ़ता रहेगा, हम नहा लिए, सारा पानी खत्म, फिर भर दी, उसको बोलते हैं लाइव लोड। नंबर 3 इम्पैक्ट लोड, जो कुछ समय के लिए दिया जाता है, जैसे आग बुझाते समय। इम्पैक्ट लोड किसी को बोलते हैं, जैसे आग बुझाते समय फायर फाइटर का छत पर कूदना, दौड़ना, उछलना, इम्पैक्ट लोड कहलाता है। जब आग लग जाती है भवनों में, छत पर हमारे 5-4 फायर फाइटर जाएंगे, कूदेंगे, उछलेंगे, इधर उधर जाएंगे, भागेंगे, दौड़ेंगे, उसको बोलते हैं इम्पैक्ट लोड। नंबर 4 विंड लोड, विंड मैंने होता हवा, ये विंड हवा का लोड, यह है भवन पर हवा के द्वारा पड़ता है। मकान जो बिल्डिंग होती है, जब तेज हवा आती है उस पर मकान पर पड़ता है, जो और समय बिल्डिंग को गिराने की कोशिश करता है, इसको बोलते हैं विंड लोड, हवा वाला लोड। जब तेज हवा आती है तो मकान को ये गिराने की कोशिश करता रहता है, तेज हवा आएगी जब, देखना ध्यान से। नंबर 5 स्टैटिक रिपीटेड लोड, स्टैटिक लोड वह होता है जो धीरे धीरे
दिया जाता है और एक बराबर रहता है। रिपीटेड लोड बीच बीच में दिया जाता है, जैसे क्रेन का कालमों से गुजरना। तो क्रेन, वहाँ क्रेन चलती मिलेंगी तो मैन्युफैक्चरिंग में क्रेन, और वो ऐसे जाती हैं कालमों से, ठीक है, उसको बोलते हैं रिपीटेड लोड। समझ में आया? समझ में आया भाई? बिल्डिंग गिरने के क्या क्या लक्षण होते हैं? दीवारों, नंबर 1, दीवारों से चूने और पत्थर के टुकड़े गिरना। दीवारों में, नंबर 2, दीवारों में हॉरिजेंटल वर्टिकल क्रैक पड़ने लगे। नंबर 3, जब दीवार और फर्श के बीच अधिक फैसला हो जाए। नंबर 4, लोहे के गाटर आग के ताप से बढ़कर दीवारों को बाहर धकेलना शुरू कर दें। अब अगला क्वेश्चन पूछता है, ये भवन में आग से उपाय क्या कर सकते हो? हाई राइज बिल्डिंगों में, भवन में आप आग से क्या क्या उपाय कर सकते हो? नंबर 1, भवन बनाने के लिए ऊंचे दर्जे की अग्निरोधक सामग्री इस्तेमाल करवाएं। नंबर 2, ऐसी वस्तु या धातु से दरवाजे और खिड़कियां बनवाएं जो 1 या 2 घंटा आग से नष्ट न हो। नंबर 2, फायर रेजिस्टेंस कोटिंग करवाएं। नंबर 3, दरवाजे, खिड़कियों या अन्य ज्वलनशील जैसे फर्नीचर वगैरह है वहाँ पर वस्तुओं पर फायर रेजिस्टेंट पेंट करवाना चाहिए। फायर रेजिस्टेंस पेंट करवाना चाहिए जिसकी मोटाई 1.5 सेंटीमीटर हो। उस पेंट की मोटाई, उस पर मतलब 3-4 परत जो बोल देते हो तुम, कोटिंग 2 या 3 कोटिंग हो पेंट की, अग्निरोधक पेंट की, फायर रेजिस्टेंट पेंट की जो है 2 या 3 उसकी कोटिंग हो। इसका मोटाई इतनी होनी चाहिए पेंट की 1.5। नंबर 4, गृह व्यवस्था स्वच्छ रखें। गृह व्यवस्था, उस बिल्डिंग में जो है गृह व्यवस्था, सामान रखने का तौर तरीका बढ़िया रखें, साफ सफाई हो। और ये ना हो यहाँ लाइब्रेरी है, 20 किताब बाढ़ पड़ी हैं, जिनने के पास में जो है गत्तों का डंप लगा रखा है, आने जाने का रास्ता वहाँ गत्ते डाल दिए, किताबें डाल दी, मतलब जो हमारी फायर हैजर्ड्स में आती हैं वो वस्तुएं बिल्डिंग में इधर उधर ना पड़ी हों, उसको बोलते हैं गृह व्यवस्था, ठीक है। नंबर 5, बिल्डिंग पार्टीशन को इस तरह बनाना चाहिए, बिल्डिंग जो पार्टीशन बनेगा इस तरह बनाना चाहिए कि एक विभाग में आग लग जाती है तो दूसरे विभाग में न जाए। दूसरे विभाग में फैक्ट्री एक ही है, बिल्डिंग भी एक ही है, लेकिन उसमें थोड़ा डिस्टेंस होता है, जैसे 10 फुट का, 5 फुट का, उस डिस्टेंस में ये बिल्डिंग कुछ काम कर रही है, वो कुछ कर रही है, वहाँ पर कागज़ पड़े हैं, गत्ते पड़े हैं, मतलब जलने वाले पदार्थ पड़े हैं वहाँ पर। अब इस बिल्डिंग में आग लगी तो वो वहाँ जलने वाले जो पदार्थ पड़े थे वहाँ पकड़ लेंगे, फिर दूसरी बिल्डिंग में भी पहुँच जाएगी। तो ये बोल रहा है कि बिल्डिंग को ऐसे जो है यूज इस्तेमाल का ऐसे बांटना चाहिए कि एक विभाग से दूसरे विभाग में आग न जाए। अगला क्वेश्चन पूछता है, बहुमंजिला इमारत में आग लगने के कारण क्या क्या होते हैं और उसके उपाय क्या कर सकते हो तुम? बहुमंजिला इमारतों में, हाई राइज बिल्डिंगों में जहाँ जाओगे सेफ्टी अफसर काम आएगा, ध्यान से सुन लो, रखते हैं बहुत। आज सन सिटी है, ये ओमैक्स पोमैक्स है, सब हाई राइज बिल्डिंगें बना रही हैं। हाई राइज का मतलब होता है बहुमंजिली इमारतें, 10-15 मंजिल, 20 मंजिल, 30 मंजिल। अब ये क्या बोलता है, बहुमंजिला इमारत में आग लगने के कारण क्या क्या होते हैं और उपाय क्या कर सकते हो तुम? बहुमंजिला इमारत में बिजली की वायरिंग अच्छी होनी चाहिए, अन्यथा शॉर्ट सर्किट से आग लग सकती है। जहाँ भी जाते हो फायर अफसर या सेफ्टी अफसर, वहाँ की वायरिंग देखो, पहले चेक करो कैसे इन्हें वायरिंग कर रखी है। नंबर 2, इमारत का वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए ताकि धुएं को बाहर निकाला जा सके। बिल्डिंगों में वेंटिलेशन जो है अच्छे होने चाहिए, उस धुएं को हम कैसे बाहर निकाल सकते हैं। नंबर 3, बचाव कार्य के लिए रास्तों का प्रबंध होना चाहिए। बचाव कार्य, अगर उस बिल्डिंग में आग लग जाती है तो वहाँ बचाव कार्य करते हैं तो वहाँ रास्ते का कहाँ कहाँ प्रबंध है, हमने कहाँ से निकालना है उनको, वो रास्ते जो है अच्छे होने चाहिए। नंबर 4, जिस बिल्डिंग में अप्रोच रोड तथा फायर फाइटिंग, जिस बिल्डिंग में अप्रोच रोड, बिल्डिंग में मतलब गाड़ी जाने के लिए रास्ता, चारों तरफ घूमने का रास्ता, या फर्स्ट एड फायर फाइटिंग के इक्विपमेंट वहाँ पर उपलब्ध नहीं है। फर्स्ट एड फायर फाइटिंग जैसे ओज रील है, फायर गैस एक्सटिंग्विशर हैं, राइजर हैं, ठीक है, हमारे उस बिल्डिंग तक ऊपर तक राइजर गए हैं या नहीं गए हैं, तो वो चीज़ें तुमने वहाँ पर देखनी है। तो फर्स्ट एड फायर फाइट, ये बोल रहा है जिस मंजिल में अप्रोच रोड तथा फर्स्ट एड फायर फाइटिंग के इक्विपमेंट उपलब्ध नहीं है वहाँ आग लगने का ज़्यादा खतरा रहता है, वहाँ आग लगने का ज़्यादा खतरा रहेगा भाई, ठीक है।